नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हाजिर हूँ। अपने जो हिंदी व्याकरण का जो चल रहा था बिंदु, वो अपने पूरा कर चुके हैं। वर्णमाला जो बिंदु था उसकी अपने 5 क्लासें बना चुके हैं, अपने 5 भाग बना चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन 5 भागों को आपने बड़ी सहनशीलता से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से गहन अध्ययन किया होगा। और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आया होगा। और मैं आपको आशा दिलाता हूं, आशा प्रकट करता हूं कि आप अगर वो पांचों क्लासें लगा चुके हो तो उन पांचों क्लासों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा वर्णमाला बिंदु के अंदर। और बाकी जो कोई भूल विवश अपनी चीजें रह गई है वो अपने इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्या कर लेंगे, 100 प्रश्न हैं उनके माध्यम से अपने कर लेंगे और रिपीट भी कर लेंगे उस पूरे के पूरे बिंदु को। और कोई नया मेरा मित्र जुड़ा है आज, तो एक बार जो इस प्रश्नोत्तरी के बाद में एक बार अपने 5 जो क्लासें हैं पीछे हो चुकी है उनको जरूर करके आए। अब इस बात की अपने इसके बारे में बात करें। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो आपकी श्रृंखला चल रही है ये किसके लिए, किस भर्ती के लिए है? तो भाई ये सभी देखिए, वर्णमाला बिंदु जिस भर्ती के अंदर लगता है उस भर्ती के अंदर लगता है, जिस भर्ती के अंदर लगता है उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। बिल्कुल परफेक्ट है, एक नंबर से करवाई हुई है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ों सहित। चाहे वो आपकी बड़ी से बड़ी आरएस मेंस की भर्ती हो, चाहे वो आपकी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, चाहे वो आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, चाहे वो आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती हो। थर्ड ग्रेड में चाहे L1 L2 रीट वाली, चाहे वो आपके पटवार हो, वीडियो हो, और बहुचर्चित जो आज के समय में चल रही है अपनी भर्ती, और उसका नाम है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी। उसके अंदर तो बिल्कुल इस चैप्टर को मेंशन कर रखा है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024-25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। सभी जहां पर वर्णमाला टॉपिक लगता है उस सब के लिए, चाहे वो आपका सेंटर की भर्ती हो, चाहे वो आपकी क्या हो, राज्य सरकार की कोई भी भर्ती हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उन सब के लिए क्या रहता है, ये बेनिफिशियल रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी पांचों क्लासें। अब अपने आप का जाया न करते हुए इस समय आगे बढ़ते हैं और आपके सामने पेश है आज का पहला प्रश्न। अपने शुभारंभ करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न जो कि सीईटी के अंदर आया हुआ है 2023 ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, और पहला प्रश्न है सुमेलित करने से संबंधित। एक तरफ वर्ण दिए हुए हैं और एक तरफ आपको वर्णों के प्रकार दिए हुए हैं। देखिए, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन की बात कर रहा है ये। तो अपने बढ़ते हैं। और अपने सबसे पहले जब बिंदु स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बताया था कि स्वरों को मात्रा के आधार पर या समय लगने के आधार पर, बोलने में लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। अपने बात कर ले मूल स्वर। मूल स्वरों को छोटे स्वर, एक मात्रिक स्वर, ऋषु स्वर के नाम से जाना जाता था। दीर्घ स्वर की बात कर ले तो जिन्हें बड़ा स्वर कहा जाता था, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता था। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि प्लुत स्वर जिनमें क्या है, दीर्घ स्वरों की बात कर लें या कुछ जैसे अपना ए स्वर था मूल स्वरों में से, उनकी जो ध्वनि लंबी खींची जाए और उसमें कोई अंत में परिवर्तन ना हो, तो वो क्या थे, आपके प्लुत स्वर थे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी बताई थी। तो याद रखना, मूल स्वरों की जो संख्या रहती है वो रहती है 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है। और 4 जो मूल स्वर है वो कौन से रहते हैं आपके, ए, ई, उ, री। तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। इनके अलावा जो बचे हुए 11 स्वरों में से 7 स्वर हैं वो आ जाएंगे। और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है आ, ई, उ, आई। तो याद रखना इसका उत्तर आ जाएगा ख। अब आगे बढ़ते हैं कि अल्प प्राण की बात कर लें। अल्प प्राण की बात कर लें तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो याद रखना अल्प प्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। सभी स्वर होते हैं,
सभी स्वर, साथ में ये रे, ल और आपका वह होता है। तो याद रखना ये होते हैं सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं, ये सारे के सारे अल्प प्राण, बाकी बचे हुए सारे के सारे महाप्राण। आगे बात करेंगे इन पर, महाप्राण पर कैसे याद रखने हैं, क्या है अल्प प्राण, ये होते हैं अल्प प्राण, बाकी इनसे बचे हुए क्या रहते हैं महाप्राण। देखिए अल्प प्राण ए, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण, बिल्कुल दिया हुआ है, सभी स्वर होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये वाला ऑप्शन तो किस में जाएगा, मूल स्वरों के अंदर। अब देखिए अल्प प्राण वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये रे ले और आपका वह, ये रे ले और आपका वह। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, यहां आएगा घ, ठीक है। ए घोष की बात कर ले तो याद रखना प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों श जो होते हैं वो होते हैं ए घोष। तो ऐसी ध्वनियां क्या होती है, ए घोष ध्वनियां होती हैं। पहला, दूसरा, तीनों के तीनों श होते हैं, 13 वर्ण होते हैं घोष। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहां दिखाई दे रहा है, तो याद रखना दूसरा, दूसरा, दूसरा स। तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर। तो ग ख घ क, कहां उत्तर आ रहा है, ग ख घ क, उत्तर नंबर स। तो सभी अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि अंत में बताना कि किसके कितने सही हुए हैं, नाम और किस जिले से हो वो, और साथ में कितने प्रश्न आपके सही हुए वो, और किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो वो भी आप मेंशन करना। और आप सभी को क्या है कि आप सभी को यहाँ पे बताया जाएगा और आपसे चर्चा भी करेगी हमारी टीम। आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से भी जोड़ेंगे, टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ेंगे, और बहुत सारी सूचनाएं जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। अब अपना दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि असंगत विकल्प को चुनना है, यानी कि गलत को चुनना है। इसका मतलब पहले तो प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया करो, हिंदी के प्रश्न में ही आपको उलझा लेता है वो। असंगत को चुनना है, गलत को चुनना है, इसका मतलब इसमें 3 तो सही है ऑप्शन और 1 गलत है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ब है वो ओष्ठ है, बिल्कुल है। ब है वो घोष है, घोष, स घोष और घोष एक ही बात है। अल्प प्राण है, देखिए अल्प प्राण कौन से थे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। क्या ब पहला है, नहीं है, तीसरा है, नहीं है, पांचवा है, नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ब, क्योंकि इस वाले में फेल हो गया। क्या ये स घोष है, देखिए ए घोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, ये तो ए घोष है ब, तो उत्तर हो जाएगा ये। तो ये सारे के सारे ये है वो क्या रहता है, यह अल्प प्राण है, यह क्या है अल्प प्राण है। अब देखिए एक तो होता है ए घोष, एक होता है ए घोष और एक होता है स घोष, यानी कि गूंज या कंपन के आधार पर कितने होते हैं, या तो ए घोष जिसमें कंपन है वो, स घोष जो कंपन सहित हो, और एक होता है अल्प प्राण। अब ये याद रखना, बार बार आएंगे आगे। और एक होता है महाप्राण। इसकी चर्चा अपने डिटेल वाली क्लासों में कर चुके हैं और अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि किस प्रकार याद रखना है। देखिए ए घोष की बात कर लें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों श, यानी कि 13 वर्ण ए घोष होते हैं। बाकी 44 में से बचे हुए 13 वर्ण तो हो गए आपके अघोष, बाकी जो बचे हुए 31 वर्ण हैं वो क्या हो जाएंगे, सघोष। ठीक है। उसी प्रकार अल्प प्राण की बात कर लें तो अल्प प्राण में दूसरा चौथा श, श और है, तीनों के तीनों स और है, ये जो होते हैं 14 वर्ण, ये होते हैं महाप्राण। बाकी बचे हुए 30 के 30 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब हो जाएगी बात याद। और दूसरी बात, अल्प महाप्राण के अंदर क्या रहता है, दूसरा और आपका चौथा रहता है। और एक और बात है, अंग्रेजी वर्णमाला का एच अक्षर जोड़ दिया जाए अगर मूल वर्ण के अंदर तो क्या बनता है, महाप्राण बनता है। जैसे आपको मैंने ख लिखने के लिए क्या करोगे आप, तो के एच लिखना पड़ता है।
अगर अपने व्हाट्सएप वाली भाषा के अंदर लिखते हैं ना किसी को कि मेरा समय खराब है, या किसी को लिख दिया मैंने खत लिखा, तो आप लेटर ना लिख के उसकी जगह आप व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करोगे? खत लिख के भेजोगे। खत लिखोगे तो KHATI, खत, अपने KHAT लिखोगे खत, है ना। तो ये KH लिख दोगे आप। जैसे आपने किसी भी वर्ग का चौथा उठाओ आप, जैसे आपने दह माना तो दह को कैसे लिखोगे? DH लिखोगे आप। जैसे आप श लिख रहे हो तो SH लिखोगे आप। उसी प्रकार सब में, लेकिन एक ऐसा वर्ण है बिल्कुल स, सुनील वाला स, तो उसको नॉर्मल ये लिखा जाता है, एक ही याद रखना है। तो DH वाले क्या हो जाएंगे? H लगा होगा वो कौन से हो जाएंगे? आपके महाप्राण। बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण। या सीधा भी लिख सकते हो कि वर्गीय व्यंजनों की जो सम संख्या है वो महाप्राण में जाएगी। वर्गीय व्यंजनों की सम संख्या किस में जाएगी? महाप्राण में जाएगी। और सभी के सभी उष्मीय व्यंजन किस में जाएंगे? महाप्राण में जाएंगे। बस आगे बात समझ में। अब ये कह रहा है कि यह तालव्य है क्या? बिल्कुल है, यह तालव्य वर्ण होता है। देखिए अपने बात करते हैं कि तालव्य, अपने बात कर लेते हैं कि कंठ के आधार पर हमने बोला था कै वर्ग जो होता है कंठ्य होता है, च वर्ग जो होता है वो तालु वाला होता है, ट वर्ग जो होता है वो आपका मुर्दा वाला होता है, और आपका तय वर्ग जो होता है दंत्य होता है, और आपका पै वर्ग जो होता है वो ओष्ठ्य होता है। ये बात की थी। उसके बाद में यह जो होता है वो क्या होता है? तालु होता है। ये भी सही है। अल्प प्राण होता है, ये हमने पढ़ लिया, ये रहा अल्प प्राण, ठीक है जी। सघोष होता है, बिल्कुल होता है सघोष, ये भी दिया हुआ है। श जो है मूर्धन्य है, बिल्कुल है। अल्पप्राण है, अघोष है। ई जो है वो अग्रस्वर। अब हमने बात की थी कि स्वरों की स्थिति के आधार पर, या मतलब जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 बांटी थी। एक तो था जीभ का अग्र भाग जिसे 1 नंबर पर रखा, एक था जीभ का मध्य भाग जिसे 2 नंबर पर रखा था, एक था जीभ का बिल्कुल पश्च वाला भाग जिसे 3 नंबर पर रखा था। हमने याद करने का तरीका यह अपनाया था, बिल्कुल मध्य भाग से सिर्फ एक स्वर बोला जाता है और उस स्वर का नाम है ए। ए की आकृति किस प्रकार होती है? 3 के आकार में। 3 के साथ जब खड़ी पाई लगा दो तो ए बन गया। अच्छा, और बाकी जो 3 के आकार में जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, ए को छोड़कर, ए मध्य स्वर, ए को छोड़कर 3 के आकार के जितने भी स्वर होंगे वो सारे के सारे 3 नंबर पर बैठेंगे जाके। जीवा का तीसरा नंबर भाग मतलब पश्च भाग में होंगे 3 नंबर वाले, बाकी बचे हुए अगर भाग में आ जाएंगे। इसने पूछा है क्या ये अगर स्वर है? बिल्कुल है अगर स्वर। संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। तालु की स्थिति के आधार पर 4 भाग पड़े थे। कौन से? विवर्त, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत। तो उसके अंदर पढ़ा था कि ई जो होता है संवृत होता है, ये भी अपने चर्चा करेंगे। अवृतामुखी, वृत्त के आकार में बनता है क्या मुख? नहीं बनता, तो ये भी सही है। यानी कि इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, अपना ए नंबर ऑप्शन, ब वाला जो उत्तर है ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे कि वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प, वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बस यही देखना कि पूछा क्या उसने, नहीं है पूछा है वर्णों के, यानी कि 3 सही है इसमें। श और श संघर्षहीन है, ये व अर्धस्वर है, ये च और छ स्पर्श संघर्षी है, ग और घ स्पर्श व्यंजन है। देखिए मैंने बताया था कि 1 से लेकर 25 तक, यानी कि क से लेकर मैं तक जो होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, या बोलते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन। बिल्कुल, ग और घ स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि च और छ अपनी उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़े थे कि स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं। च वर्ग पूरा का पूरा होता है, तो ये सही है, ये भी सही है। यह और वह अर्ध स्वर थे, ये अंतस्थ व्यंजनों में आते हैं। और श और श यानी कि तालव्य श और मूर्धन्य श ये संघर्षहीन नहीं होते। क्या नहीं होते? संघर्षहीन नहीं होते। ये संघर्षहीन नहीं होते, तो क्या होते हैं? ये होते हैं संघर्षी। ये क्या होते हैं? संघर्षी होते हैं। तो याद रखना, जो संघर्षी व्यंजन होते हैं ये होते हैं संघर्षी। संघर्षी की बात कर लें तो श, श, से और आपका है,
ये होते हैं संघर्षी। संघर्षी की बात करें तो संघर्षी होने के साथ साथ में इन्हें बोला जाता है ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मा पैदा करते हैं ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो 3 तक पढ़ चुके हैं। 4 की बात करें तो निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थल से सुमेलित करना है, उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है जी, कै वर्ग कंठ, तय वर्ग, कै वर्ग कंठ से, च वर्ग कहां से, तालु से, और ट वर्ग मूर्धा से, और तय वर्ग दांत। ठीक है जी, उसके बाद में न जो है वो नासिका है, न है वो कौन सा है, नासिका। ना न किस में जाएगा, नासिका में। श है वो किस में जाएगा, श जाएगा तालु के अंदर। तो इसका उत्तर कौन सा रह जाएगा, उत्तर होगा इसका ल, रे, नासिका व, तालु ल। देखिए मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, जैसा प्रश्न बोर्ड ने पूछा था वैसा का वैसा उठा के मैंने यहां डाल दिया कि निम्नलिखित वर्णों में से उच्चारण स्थल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो टीचर सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर एग्जाम 2023 में जो हुआ था उसके अंदर आया हुआ ये प्रश्न। इसने उत्तर देखो किस प्रकार से दिया, 1 नंबर का मिलान अपने करवाता है कि ए से बी से, इस बार इसने रे ले व लिख दिया, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को इसने लिख दिया कि ले रे व ले। तो याद रखना ले रे व ले, तो उत्तर हो जाएगा सी, एग्जैक्ट उत्तर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सभी बताना भाई कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। संवृत स्वर, अब अपने बात करते हैं। देखिए तालु की स्थिति के आधार पर 4 भाग पढ़े थे हमने। एक तो होता है विवृत स्वर, एक होता है संवृत स्वर, एक होता है अर्धविवृत, और एक होता है अर्धसंवृत। यही थे। देखिए विवृत की बात कर लें तो वी आकार में, मतलब वी का आकार खुला होता है, वी का आकार खुला होता है, वी आकार ABCD वाला वी। तो याद रखना इसका मतलब होता है खुला की स्थिति। किसकी स्थिति, संवृत बंद की स्थिति। किसकी स्थिति, बंद की स्थिति, मतलब अर्ध संवृत मतलब आधा बंद, अर्ध संवृत मतलब आधा बंद, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला। अब देखते हैं कि इसके अंदर उत्तर क्या होगा, किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो देखिए खुला स्वर या विवृत स्वर पूरी व्याकरण में एक ही होता है और उसका नाम है आ में पूरा मुंह खुलता है तो ए में क्या होगा, आधा मुंह। इसके आगे 5 स्वर जो लगातार हैं उनको रखना है विवृत के अंदर। आ के बाद में आता है छोटी ई उ ऊ री, ये आते हैं 5 स्वर आगे। उसके बाद में आप देखना कि इसके अंदर ए आएगा तो यहां आएगा आई, इसके अंदर ओ आएगा तो यहां आएगा औ। ये 4 स्थितियां याद रखनी है आपको। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, संवृत स्वर, ये वाला भाग पूछा है। इनमें से जो भी ऑप्शन है, ऊ और ऊ का ऑप्शन दिया हुआ है इधर, तो ये लो उत्तर हो जाएगा A नंबर। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्मीय व्यंजन मैंने बताए थे 4 होते हैं, श श स है। ठीक है, श है, स है, श षटकोण वाला श, मूर्धन्य श भी है, और ये है वो है अंतस्थ व्यंजन। तो याद रखना ये रे ल व ये होते हैं अंतस्थ। ये और व इन्हें बोला जाता है अर्धस्वर। क्या बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है ना, इससे बोला जाता है रुंठित।
रुंडित भी बोलते हैं इसे, रुंडित या फिर लुंठित वर्ण, कई ऐसे नाम पूछ लेता है ना। और इसे प्रकंपित वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकंपित भी बोला जाता है। तो याद रखना इनको, किसको? रैक को। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपको मैंने बताया था स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो वर्गीय व्यंजन होते हैं क से लेकर मैं तक। अब देख लीजिए क और ख स्पर्श व्यंजन है, तय और थ स्पर्श व्यंजन है, ग और घ स्पर्श व्यंजन है, लेकिन य और र स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये तो क्या है? अंतस्थ। ये क्या है? अंतस्थ। ठीक है जी, उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। मूर्धन्य ध्वनियों की बात कर रहा है तो मूर्धन्य ध्वनियां बतानी है। पहली बात तो मूर्धन्य स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक ही होता है जिसका नाम है री। अब मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं वो पूरा का पूरा ट वर्ग, ट वर्ग हो गया, री हो गया, रे हो गया, ये आपके मूर्धन्य होते हैं। और श के अंदर हो गया आपका षटकोण वाला श। तो याद रखना ये मूर्धन्य होते हैं। ये क्या होते हैं? मूर्धन्य। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? पै जो होता है ये वर्ग पूरा का पूरा क्या रहता है? ओष्ठ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्ग जो रहता है ये रहता है तालव्य। च वर्ग क्या है? तालव्य। अच्छा, तय वर्ग रहता है ये रहता है दंत्य। ठीक है, अब ये द, ठ, ई और आपका द, तो यहां पर जो ऑप्शन में गलती आ गई, ये जो द लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? ट लिखा हुआ है। तो याद रखना इसने ऑप्शन देने थे कि ट, ट के बाद में आपका रहेगा आपका ठ, ठ के बाद में रहेगा री और उसके बाद में रहेगा आपका द। तो याद रखना ये, उसके बाद में कौन सा रहेगा आपका? ढ। तो इस प्रकार से ऑप्शन देने थे। अब आपको सारे मैंने बता दिए। री स्वर मूर्धन्य, री स्वर ट वर्ग पूरा का पूरा, रे और आपका श, ये सारे के सारे क्या रहते हैं? मूर्धन्य रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। केवल अल्प प्राण ध्वनियां बतानी है। महाप्राण में 2 नंबर, 4 नंबर, चारों और सारे के सारे उष्मीय व्यंजन थे। बाकी बचे हुए अल्प प्राण कर लेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। पहला आ गया, पहला आ गया, पहला आ गया, पहला आ गया। दूसरा आ गया, यहां गलत हो जाएगा। दूसरा आ गया, गलत हो जाएगा। दूसरा आ गया, गलत हो जाएगा। तो पहला कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा। तो उत्तर नंबर हो जाएगा कौन सा? बी। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर आ जाएगा, यदि नीचे का होठ काट दिया जाए तो किस ध्वनि को बोलने में या उच्चारण में आपको कठिनाई आएगी? तो याद रखना जो ओष्ठ्य वर्ण थे या ओष्ठ्य वर्ग था वो था आपका पै वर्ग। पै वर्ग क्या होता है? ओष्ठ्य। ल, ब, ध, ख। तो उत्तर हो जाएगा ब। पै, फै, बै, भै, मैं, ओष्ठ्य होते हैं ये। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ब। अब बात कर ले ख, तो ख है कंठ्य। बात कर ले आपका ध, तो ध है आपका दंत्य। और बात कर ले आपका बात कर ले आपका र, तो ये भी बात कर ले ल, तो ये भी आपका दंत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला जो प्रश्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से है, 11वां क्वेश्चन कि उत्क्षिप्त ध्वनि। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपके सामने कि एक बिंदु आता है जिसका नाम होता है ताड़न जात बिंदु। देखिए कि आपको जब स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है हिंदी में तो एक वर्ण को बनाने के लिए ज्यादातर ये इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जब आप
शिरो रेखा के ऊपर किसी बिंदु को लगाते हो, या फिर इस तरफ में किसी बिंदु को लगाते हो, या फिर यहां लगाते हो, या फिर यहां लगाते हो, तो उनके अलग अलग नाम परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आपने शिरोरेखा के ऊपर किसी बिंदु को लगाया तो वो कहलाता है अनुस्वार। और आप याद रखना, सभी अनुस्वार जो है, या प्रत्येक पांचवा अक्षर अनुस्वार होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आप अनुस्वार की जगह प्रयोग कर सकते हो। तो याद रखना अनुस्वार। अगर खड़ी पाई के इस तरफ अगर कोई बिंदु लगा हुआ है तो इसे बोलेंगे अपने क्या, पंचमाक्षर बिंदु। क्या बोलेंगे, पंचमाक्षर बिंदु। अगर खड़ी पाई के नीचे कोई बिंदु लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे ताड़न जात। या फिर उसे बोलेंगे उत्क्षिप्त। क्या बोलेंगे, उत्क्षिप्त। या बोलेंगे उसे फेंका हुआ। ठीक है। और इस तरफ जो बिंदु लगता है इसे बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। ठीक है। और इन नुक्ता चिन्हों का प्रयोग अरबी फारसी भाषा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, अरबी फारसी भाषा के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं तो याद रखना कि ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन वे होते हैं जिनके नीचे क्या, खड़ी पाई के नीचे बिंदु लगाया जाता है, ताड़नजात बिंदु। उत्क्षिप्त व्यंजनों की या ताड़नजात व्यंजनों की जो संख्या रहती है वो रहती है 2। और वो 2 कौन से होते हैं, एक होता है ड और एक होता है ड। हिंदी भाषियों द्वारा ये बनाए गए शब्द हैं, बनाए गए नए वर्ण हैं। और इनको जो बनाया गया तो ये ट वर्ग का तीसरा और ट वर्ग का चौथा वर्ण बाहर निकाला गया और नीचे उनके ताड़नजात बिंदु लगाया गया। इनकी ये और खासियत है कि इनको कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इनको कभी भी स्वर रहित। तो देख लीजिए इनमें कौन से शब्द हैं जिनके अंदर ड या फिर ड का प्रयोग किया गया है। तो ये है ना पढ़ाई, पढ़ाई के अंदर किया गया है। तो देख लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये वाला। तो लाल वाले पेन से देख लेते हैं, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला पढ़ाई। चलते हैं आगे। और आगे जो अपना प्रश्न रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या मैंने बताई थी 4 होती है। एक य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। देख लीजिए कहाँ है, तो ये रे, उत्तर हो जाएगा आपका डी। इनमें से नहीं होगा ना, तो डी उत्तर हो जाएगा, ये और आपका व। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 13। किस क्रमांक में सघोष, महाप्राण, काकल्य, ये सारे के सारे हैं, सघोष भी हो, महाप्राण भी हो, काकल्य भी हो। अब देख लीजिए मैंने बताया था आपको बताया था कि ए घोष ध्वनियां पहला, ए घोष कौन सी थी, पहला, दूसरा, श, श, स होता है। देख लीजिए पहला आ गया यहां पर, ये तो हो गया ए घोष, इसका मतलब ये स घोष नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऑप्शन कट गया आपने, ये लो। दूसरा आ गया च, छ, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ए घोष है। अब बच गया ये और है और आपका ल। देख लीजिए ए घोष पहला, दूसरा, तीनों से, इनके अलावा सभी, इसका मतलब सभी क्या होते हैं आगे, स घोष। तो सभी में तो ये भी आएंगे 44 में से। तो याद रखना स घोष दोनों ही होते हैं।
अब उसने दूसरा ऑप्शन दिया कि महाप्राण। हमने बात की थी कि महाप्राण की बात कर लें तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। और क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा होता है, और उसके बाद में श, से और है होता है। ठीक है, ये पढ़ी थी हमने बात। अब देख लीजिए कि से उत्तर है क्या कहीं, नहीं आ रहा साहब। है क्या कहीं, बिल्कुल आ रहा है साहब, तो उत्तर हो जाएगा ये। अब दूसरी बात, जो है वर्ण है ना, उसका जो उच्चारण स्थान रहता है वो रहता है काकल। है वर्ण का उच्चारण स्थान रहता है वो रहता है काकल, और काकल से बोले जाने के कारण इसे बोला जाता है काकल्य वर्ण। क्या बोला जाता है, काकल्य वर्ण की बात कर लें तो अपने जैसे ही क्या है कि तालु खत्म होता है तो कुछ इस प्रकार से एक छोटी सी जीभ के आकार में अपने क्या है एक घंटी सी लटकी रहती है, उसे काकल बोलते हैं। स्वर यंत्र से ऊपर, इस स्वर यंत्र से ऊपर की ओर, तो याद रखना काकल से बोला जाता है। काकल ऑप्शन में न आए तो आप क्या करोगे, कंठ करोगे। है के लिए क्या करोगे, कंठ। काकल ऑप्शन में ना आए तो कंठ या स्वर यंत्र भी आ सकता है। तो पहला ऑप्शन तो उत्तर रहेगा आपका काकल, तो उत्तर हो जाएगा इसका है। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें कहते हैं संवृत स्वर बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं। आपको मैंने तालु के आधार पर करवाए थे कि एक होता है विवृत स्वर जिसमें मुंह पूरा खुलता है, एक होता है संवृत स्वर जिसके अंदर क्या है मुंह बिल्कुल बंद रहता है, बंद की स्थिति रहती है, और एक होता है अर्ध संवृत जिसके अंदर मुंह आधा खुलता है, और एक होता है अर्धविवृत जिसके अंदर मुंह है आधा खुलता है, और एक होता है अर्धविवृत जिसके अंदर आधा खुलता है, और एक होता है अर्ध संवृत जिसके अंदर आधा बंद होता है। तो देख लीजिए जिसके अंदर मुंह सबसे कम खुलता है यानी कि खुलता ही नहीं, तो वो जो स्थिति रहती है वो रहती है संवृत वाली। ये होती है बंद की स्थिति, ये होती है खुला की स्थिति, ये याद रखना। ठीक, अब अपने आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर है 15 कि किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है। आपको मैंने बताया कि सघोष होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा। चौथा है नहीं है, है ना। तो याद रखना किस क्रमांक में सघोष वर्ण नहीं है। देखिए अघोष जो होता है वो होता है 1 नंबर, 2 नंबर, श, से। ठीक है, ये होते हैं। इनके अलावा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष होते, ये सघोष होते हैं। तो याद रखना ये है अघोष, ये है अघोष। पहला दूसरा, पहला दूसरा, तीनों के तीनों से। देखिए जहां भी आपको पहला दिखाई दे उस ऑप्शन को काट दो, काट दिया जी। ये कितने नंबर पर आएगा, 4। ये कितने नंबर पर आएगा, 5। ठीक है जी। ये कितने नंबर पर आएगा, 3। और ये कितने नंबर पर आएगा, 4। ठीक है जी। ये कितने नंबर पर आएगा, 2। और ये कितने नंबर पर आएगा, 4। तो देख लीजिए 2 नंबर वाला तो किस में जाएगा, अघोष के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, अच्छा उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये भी गलत दिया हुआ ना आपका। कोई बात नहीं, इसने पूछा क्या सघोष नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। अब देख लीजिए क्या घ सघोष है, न सघोष है। देख लीजिए कि अघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। घ है 4 नंबर पे, न है 5 नंबर पे, ठीक है, और ज है 3 नंबर पे, और झ है 4 नंबर पर। तो याद रखना इनमें से ये दोनों सही है ऑप्शन। और इसके अंदर अगर आप सही करना चाहो तो इसकी जगह आप कर सकते हो कौन सा, ब ऑप्शन की जगह आप XYZ कोई सा भी लिख लो। मैंने लिख दिया ख, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका,
जय हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, ए घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों के तीनों स होंगे। अब देख लीजिए किस क्रम में ए घोष व्यंजन है। ए घोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों के तीनों श, यही होते हैं ना। ऐसा कोई ऑप्शन है? देख लीजिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और तीनों के तीनों श है। तो देख लीजिए पहला दूसरा इधर नहीं है, तीसरा और चौथा है। पहला दूसरा ये रहा, पै और फै, पै और फै, इधर ई आ गया, न आ गया, द आ गया, घ आ गया, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? फै और पै। बढ़ते हैं आगे। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी है? एक तो होते हैं संघर्षी, संघर्षी होते हैं चारों के चारों उष्मीय व्यंजन जिन्हें हम श, श, स, है बोलते हैं। एक होते हैं स्पर्श संघर्षी, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। च वर्ग का कोई है क्या? ये राज है, ये लो। क वर्ग होता है कंठ, है ना, और इन्हें स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में पश्च स्वर है? अब देख लीजिए, मैंने बताया था कि ये जैसे आपकी जीभ है, यहां पर कौन सा आएगा? आपका पश्च भाग आएगा जीभ का। कौन सा आएगा? पश्च भाग। और यहां आएगा आपका अग्र भाग, जीभ का अग्र भाग आएगा। और यहां बीच में आएगा, वो आएगा आपका जीभ का मध्य भाग। अगर जो एक नंबर पे खड़ा है उसको एक नंबर पे बिठाओ, दो नंबर वाले को दो नंबर पे, तीन वाले को पीछे वाले भाग पे बिठाओ। बिल्कुल पश्चिम में खड़ा है वो तीन नंबर पे होगा। अब देखते हैं कि मध्य स्वर सिर्फ एक होता है और उसका नाम है ए। मध्य स्वर सिर्फ एक होता है, उसका नाम है ए। ए के अंदर जब अपने खड़ी पाई के अंदर जब अपने तीन जोड़ते हैं तो ए बनता है। ए को छोड़कर आपको दिखाई दे रहा है कि ए की आकृति तीन के समान है, और ए को छोड़कर सारे के सारे जो कि तीन की आकृति बनाते हैं वो तीन नंबर पर बैठेंगे। तो ए को छोड़कर सारे आ, उ, ओ, औ, ये सारे के सारे पश्च स्वर। बाकी बचे हुए सारे इधर आ जाएंगे। ई, दीर्घ ई, ए, आई और आपका री, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। ठीक है ना। और बच्चे हुए कितने? 5 और 4, 5 और 5 10 और 1 9, 10 और 1 11। ठीक है। अब किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब तीन नंबर वाले। ई अगर स्वर है, उ पश्च स्वर है, उ पश्च स्वर है, उत्तर हो गया। ए जो है वो आ जाएगा अगर स्वर, आई जो है वो भी आ जाएगा अगर स्वर, तो उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर हो जाएगा कौन सा? बी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ है, यानी कि ओष्ठ की आकृति का है? तो याद रखना, मैंने बताया ना कि पै वर्ग जो होता है वो ओष्ठ्य होता है। पै वर्ग क्या होता है? ओष्ठ्य। तो उत्तर हो जाएगा बै। तो आगे बढ़ते हैं इस क्रम के अंदर और अपने जो करते हैं आगे वाला प्रश्न। 20वां क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से लुंठित वर्ण कौन सा है? उच्चारण की दृष्टि से जो वर्ण है वो लुंठित कौन सा है? तो याद रखना, रे को लुंठित वर्ण बोला जाता है। इसे रुंडित वर्ण भी बोलते हैं, इसे रुंडित वर्ण भी बोलते हैं। और इसका जो उच्चारण स्थान रहता है वो रहता है कौन सा? मुर्दा। कौन सा रहता है? मुर्दा रहता है। तो याद रखना, लुंठित वर्ण भी बोलते हैं इसे, लुंठित भी बोला जाता है इसे। इसे प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है। तो अनेकों नाम है इसके। ठीक है। लय को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। लय को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अपना प्रश्न हो जाएगा 21वां, हिंदी की स्पर्श। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी की स्पर्श। स्पर्श का मतलब 1 से 25 तक वर्ण। देख लीजिए 1 से 25 वर्णों में ये नहीं आ रहा, इसको तो पहले काट दो, पहले ऑप्शन से काट दो कि 1 से 25 वर्णों में तो ये आ ही नहीं रहा, इसको काट दो। ठीक है जी, 1 से 25 वर्णों में ये भी नहीं आ रहा, इसे भी काट दो। अब बचे भय और कै। हिंदी की वह भाषा ध्वनि बताओ जो कि स्पर्श हो। क्या हो? स्पर्श हो। इन दोनों में से ऑप्शन उठाने। अब स्पर्श हो,
और जो कि साथ में सहघोष भी हो। सहघोष का मतलब वो पहला वर्ण नहीं होना चाहिए, दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, और तीनों के तीनों श नहीं होने चाहिए, अघोष नहीं होना चाहिए। पहला वर्ण आ गया तो याद रखना पहला और ये तो क्या है, अघोष है। ये क्या है, अघोष है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये हो गया सघोष। सघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का सघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। और उसके बाद में ये स्पर्शी भी है, सघोष भी है, महाप्राण भी है, ये ओष्ठ्य भी है, पै फै बै भै मैं। तो याद रखना उत्तर हो जाएगा भै, उत्तर नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से स्वर जो कि संवृत है, आपको मैंने बताया संवृत का मतलब होता है बंद वाली स्थिति, और बंद वाली स्थिति के अंदर क्या रहेंगे आपके, कौन कौन से रहेंगे, ए आ के बाद अगले 5 स्वर ई उ री। उत्तर हो जाएगा ई। कौन सा हो जाएगा, ई। और ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन से हो जाएंगे, ये कौन से हो जाएंगे, ये वाले कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका विवृत, ये हो जाएगा कौन सा आपका अर्धविवृत, ये भी कौन सा हो जाएगा अर्धविवृत। ठीक है जी, ये अपने कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। श जो है पहली बात तो तालव्य है, श जो है पहली बात तो तालव्य है। श जो है वो है अपनी तालव्य, और तालव्य के बाद में इसे कहते हैं उष्मीय। ये संघर्षी भी है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। तो ये तीनों इसकी खासियत है, लेकिन उच्चारण के आधार पर ये क्या रह जाएगी, अपनी तालव्य रह जाएगी। प्रश्न नंबर आपका आगे आगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से है। संयुक्त व्यंजन, अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपके सामने जो टर्म यूज होगी हिंदी के अंदर वो होगी संयुक्त व्यंजन, और एक होता है द्वित्व व्यंजन। इन दोनों की खासियत एक ही होती है कि इनके अंदर कम से कम दो व्यंजन चाहिए। एक व्यंजन जो प्रथम व्यंजन होता है दोनों में, वो तो होना चाहिए स्वर रहित, और इनका जो आखिरी व्यंजन होता है वो होना चाहिए क्या, स्वर सहित होना चाहिए। सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो वर्णों की संख्या वो 3 होनी चाहिए, यानी कि 2 व्यंजन, 1 स्वर। व्यंजन स्वर रहित, कंडीशन 2 होगी ना, और ऐसी कंडीशन 2 यहां पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। इसमें दोनों व्यंजन अलग अलग होंगे, और इसमें दोनों व्यंजन एक जैसे होंगे, द्वित्व। ठीक है जी, जैसे मैंने आपके सामने कुछ भी लिखा इस भाषा के अनुसार, और जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने क्या, और इधर लिख दिया आपके सामने पै लिख दिया, है ना। तो इसके अंदर देख लीजिए आधा पै फिर पूरा पै, यानी कि स्वर सहित है। और इधर आपको देखने को मिलेगा कि कै स्वर रहित है और यह स्वर सहित है। दोनों में फर्क क्या है कि इसके अंदर एक जैसे आए हैं और इसके अंदर अलग अलग व्यंजन आए हैं। ठीक है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन आते हैं उसे संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। द्वित्व में क्या होते हैं कि एक जैसे आते हैं, इनकी संख्या असंख्य होती है। इनकी वर्णमाला में अगर पूछे कि आपको पूछे कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। क्ष, सबसे पहले जय, उसके बाद में सबसे पहले क्षय, फिर जय, फिर आपका क्या आ जाएगा अपना, अब क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा क्षय, त्रय, जय, और आपका श्रेय।
ये आते हैं 4 संयुक्ताक्षर हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या होती है 4 और क्षय, त्रय, जय और श्रेय होता है। उसके बाद में पूछे कि हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, तो असंख्या होगी हिंदी में। हिंदी वर्णमाला में कितनी है, 4। हिंदी में तो इस प्रकार से कितने बना लूं, क्या, क्यों, ऐसे शब्द कितने बना लूं, आधा इधर लगा के अन्य वर्णों में। तो अपने बात करें हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, 4 होती है। अब देख लीजिए इस संयुक्ताक्षर को बनाने के लिए जिन वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, क प्लस श की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, इसको बनाने के लिए तय प्लस रे की आवश्यकता पड़ती है। इसको बनाने के लिए जय प्लस इसी के 5वें अक्षर, इसी का वर्ग 5 का अक्षर, और श्रेय को बनाने के लिए तालव्य श लेना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका लेना पड़ेगा रे। क्या लेना पड़ेगा, रे लेना पड़ेगा, तब जाके बनेगा श्रेय। तो देख लीजिए संयुक्ताक्षर व्यंजन 4 होते हैं और उनका जो नाम है वो आपके सामने मैंने लिख दिया, क्षय, त्रय, ज्ञ और आपका श्रेय। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आ गया आपके सामने 25। अयोगवाह्य ध्वनियां, हमने पढ़ा था कि अयोगवाह्य ध्वनियों की जो संख्या रहती है वो रहती है 2 अयोगवाह्य ध्वनियां। और अयोगवाह्य ध्वनियां जो रहती है, एक तो रहता है अनुस्वार और एक रहता है विसर्ग, इसे बोलते हैं विसर्ग और इसे बोलते हैं अनुस्वार। ये योग तो करती है व्यंजनों के साथ लेकिन वाहन नहीं करती, वाह नहीं करती, इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं, अयोगवाह्य ध्वनियां। ये किसके साथ योग करती है, व्यंजनों के साथ करती तो है योग लेकिन वाह नहीं करती। वाह किसके साथ करती है, स्वरों के साथ, इसी कारण इन्हें अयोगवाह्य ध्वनियां बोलते हैं। अयोगवाह्य किसे कहा गया है, तो विसर्ग को कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, विसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर नंबर बी। उत्तर नंबर बी हो जाएगा। साथ में याद रखना अनुस्वार भी होता है। हाँ जी, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो आपको मैंने बताया कि एक जैसे शब्द, और किस शब्द में नहीं हुआ पूछा है इसने। क्या पूछा है, किस शब्द में नहीं हुआ है, तो एक जैसा शब्द नहीं लगा हुआ वो कर देना है। देखिए सच्चा में च द्वित्व है, तय द्वित्व है, गय द्वित्व है, लेकिन बलगा जो है इसके अंदर क्या है, संयुक्ताक्षर है। क्योंकि इसके अंदर गा इस प्रकार से दिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, सी। श, प, है कौन से व्यंजन हैं, तो याद रखना श, प, है। तो ये याद रखना कि ये अपनी टाइपिंग के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है, प की जगह ये श लिखना है, इनको क्या करना है, श लिखना है, बस इतना ही करना है। श, श, स, है क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रकंपी बोलते हैं। प्रकंपी तो रे को बोलते हैं। ठीक है जी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी तो च वर्ग को बोलते हैं। उसके बाद में संघर्षी, हाँ इन्हें बोलते हैं, संघर्षी बोलते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। स्पर्शी 1 से 25, सॉरी स्पर्शी होते हैं वो क्या कहलाता है, क वर्ग कहलाता है, क वर्ग। और 1 से 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। क वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से स्थान बताना है तो कंठ है, ये मैं 20 बार आपको बता चुका हूं। ओष्ठ्य से प वर्ग होता है, नासिक के सारे 5वें अक्षर होते हैं, और तालव्य कौन सा हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, तो प, फ, ब, भ, मैं, तो ये हो जाएगा डी। लय प्रकंपित हो गया ना, लय हो गया, रे हो गया प्रकंपित, रे। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनि व्यंजन बताइए। मूर्धा वाले मैंने बता चुका हूं आपको कि मूर्धन्य है। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है। आपको मैंने बताया सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद
मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत, दांत के बाद ओष्ठ। देखिए इसमें आएगा कै वर्ग, इसमें आएगा चै वर्ग, इसमें आएगा टै वर्ग, इसमें आएगा आपका तय वर्ग, इसमें आएगा आपका पै वर्ग। ये ध्यान है आपको। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको तो देखो कि इसने पूछा क्या है, मूर्धन्य, मूर्धन्य टै वर्ग होता है, टै वर्ग वाले ये दो ही दिए हुए हैं, डै और डै। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो आप बताते रहना कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। 31वां उत्तर देखिए, 31 में कहा कि मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी है, तो टै वर्ग है ना, टै ठै डै ढै, ये लो। ओष्ठ्य, तालु, दंत्य, तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। देखिए किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। देखिए स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां दे रखा है, पहला उत्तर इन्होंने। अनुस्वार मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर लिख सकते हो आप, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर लिख सकते हो। अनुस्वार और आपका कौन सा, अनुस्वार और आपका विसर्ग जो होता है अयोग वह होता है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, बिल्कुल गलत। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां और व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, यानी कि स्वर के साथ बैठती है ना, जैसे मैंने लिखा कंकाल, क्या लिखा, कंकाल लिखा, और साथ में जब इस कै में से मैंने स्वर रहित किया तो ये लो, स्वर के साथ आने वाली जो ध्वनियां होती है वो क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है, वो ही रहती है आपकी विसर्ग। क्या रहती है, विसर्ग रहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपने आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। आपको मैंने बताया स्पर्शी व्यंजन एक कै वर्ग, कौन सा हो जाएगा, कै वर्ग। स्पर्श व्यंजन ये थोड़ा सा करेक्शन करना भाई, स्पर्शी व्यंजन कैसे मैं तक बोला जाता है, ठीक है ना। स्पर्श संघर्षी की बात कर ले, स्पर्श संघर्षी की बात कर ले तो चय वर्ग जो होता है वो आपका स्पर्श संघर्षी होता है। तो ये हो गया आपका उत्तर, स्पर्श संघर्षी जय जय छय जय जय, तो उत्तर हो गया ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। क्या हो जाएगी, आपको मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी वर्ण उत्तर देना है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो भी वर्ण उत्तर देना है, भाषा की सबसे छोटी बोलने के आधार पर पूछे तो, मौखिक रूप से पूछे तो ध्वनि करना है। क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ध्वनि। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप में बोली या लिखी जाती है। तो आपको मैंने बताया था स्वर, आपको मैंने बताया था कि जो स्वर और व्यंजन दो ध्वनियां होती हैं, व्यंजनों को, वर्णों को दो भागों में बांट सकते हो, जिसके अंदर स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन असवतंत्र होते हैं। तो स्वर उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो याद रख लेना, ये उत्तर बता देना आप कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, तो उत्तर नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अगर स्वर नहीं है, आपको मैंने बताया अगर स्वरों के अंदर कौन से आएंगे, जो 3 के आकार में नहीं हो। तो याद रखना ये लो, ये किस में आएगा, जीवा के मध्य भाग से बोला हो जाता है, तो मध्य स्वर है, ये किस में है, मध्य स्वर में आएगा। अब बढ़ते हैं आगे कि हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और आपका अनुस्वार और विसर्ग
की बात कर ले तो क्या है, अयोग वाह्य ध्वनियां है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, और पिछले 1-2 क्वेश्चन में भी की थी। अयोग वाह्य ध्वनियां हैं। आगे बढ़ते हैं कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। आपको मैंने बताया था कि उच्चारण के समय के लगने के आधार पर, या फिर मैं बोलूं मात्रा के आधार पर 3 स्वर थे। छोटे स्वर जिन्हें हम बोले थे लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और कौन से थे आपके प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के अंदर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तो उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आ गया आपके सामने, स्पर्श व्यंजन कौन सा है? एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है? श, छ, ल और आपका है। तो याद रखना, छ जो है स्पर्श व्यंजन है, कौन सा है? छ। श, ल है। श जो वो कौन सा है? श है उष्मीय, ल है कौन सा? ल है अंतस्थ, और है उष्मीय। ठीक है जी। हिंदी वर्णमाला में वह कौन से वर्ण हैं जिन्हें कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता है? तो आपको मैंने बताया था, ड़, ढ, ड, अड़, ड, ढ, अड़, अड़। तो उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? डी, जिनके नीचे ताड़नजात बिंदु लगा हुआ है। ऐसे 2 ही स्वर है, 2 ही व्यंजन है, तो देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आपको मैंने बताया ज और अपने ही 5वें अक्षर से बना है। ठीक है जी। और इसके नीचे आएगा हलंत, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका? बी नंबर। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे कि क्षेत्र जय की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम ध्वनियों में होता है। ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो उत्तर हो जाएगा ये संयुक्ताक्षर है, या मैं बोलूं संयुक्त व्यंजन है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? ए। 50 प्रश्न कर चुके हैं जी। कंठ्य ध्वनियों की बात कर लें, कंठ्य ध्वनियों की बात कर लें तो कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? तो क वर्ग पूरा का पूरा कंठ्य होता है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? ये वाला। च हो जाएगा तालु, ट हो जाएगा मूर्धा, प हो जाएगा आपका, प हो जाएगा ओष्ठ्य। उसके बाद में श ध्वनि का उच्चारण स्थान देख लें तो श, ये वाला श होता है तालव्य। ये वाला श कौन सा होता है? तालव्य श शलगम वाला। उसके बाद श षटकोण वाला जो आता है आपका, वो आता है मूर्धन्य। स जो नॉर्मल लिखते हैं अपने स, वो जो होता है वो होता है कौन सा अपना? ये तालु होता है। और ये वाला अपने, ये तालु, ये मूर्धा, और ये होता है आपका दंत्य। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे लिखे हुए ना, मूर्धन्य कौन सा है? मूर्धन्य कौन सा आता है? तालव्य कौन सा आता है? दंत्य कौन सा आता है? ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं तो मूर्धन्य ध्वनियां बतानी है भाई। मूर्धन्य ध्वनियां देखिए, ट, ठ, ड। ये वापिस क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया अपना। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, त, थ, द, ध, स कौन से हैं? दंत्य। बात करके आए हैं, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, दंत्य है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे कि वह व्यंजन का उच्चारण स्थान बताओ भाई। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान याद रखना, दंतोष्ठ्य। दांत और ओष्ठ्य दोनों ही होते हैं, दांत प्लस ओष्ठ। दांत प्लस क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा डी, वह का उच्चारण स्थान। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी के सभी स्वर कौन से आएंगे? सभी के सभी स्वर आएंगे। य, र, ल, व आएंगे। तो याद रखना, सभी के सभी स्वर कौन से वर्ण है? तो याद रखना, सभी के सभी स्वर आएंगे इसके अंदर, सभी के सभी स्वर आएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व सभी स्वर यही आते हैं। तो देखिए, ये भी क्या है आपके? अल्प प्राण है। पहला व तीसरा ये भी अल्प प्राण है। ठीक है। ये और
पहला दूसरा, ये भी अल्पप्राण है, त थ द ध, ये अल्पप्राण में नहीं आएगा, ये भी अल्पप्राण में नहीं आएगा। थोड़ा से ऑप्शन में दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो याद रखना ये अल्पप्राण में आएंगे, ये आता है अल्पप्राण के अंदर, और ये कौन सा है, तय आता है, द आता है, न आएगा। उसी प्रकार ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, थोड़ा सा उत्तर गलत है। तो ये याद रखना कि अल्पप्राण 1 3 5 और ये रहा लव है और सभी स्वर। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात गलत है कि ध सघोष और महाप्राण है, ब सघोष और ओष्ठ्य है। देखिए पहली बात तो जो कंठ ख है, गलत बात बतानी है। तो देखिए कि ख जो है, क वर्ग जो होता है वो कंठ्य होता है। ठीक है जी। और अल महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा है ना ये, तो ये भी सही है, ये कंडीशन यहां तक तो सही है। ए घोष पहला व दूसरा, ये भी सही है। ठीक है जी। ए घोष पहला, ठीक है जी। तालव्य, हाँ जी ठीक है, च वर्ग तालव्य होता है। ठीक है। अल्पप्राण पहला, ठीक है जी, ये भी ठीक है। स घोष यानी कि आपका प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक स घोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो ये गलत हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ये वाला, उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ये अपने चर्चा कर चुके हैं। अघोष ध्वनियां कौन सी होती है, जिनमें कंपन न हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। महाप्राण ध्वनि नहीं है, महाप्राण अल्प प्राण कौन सी, 1 3 5, 1 3 5, महाप्राण ध्वनि नहीं है, महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो याद रखना अल्प प्राण के अंदर महाप्राण जो होता है वो 2 4, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता है, और श स और है आता है। पहली बात तो महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी है वो देख लो, ये तो नहीं है, और ये है, ये भी है, और आपका ये भी नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, ये यहां पर अपने को करना था है, कौन सा करना था, है, तो उसका उत्तर हो जाएगा क नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण बताना है। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों के तीनों स आएंगे। तो ये रहा आपका स बैठा हुआ। ठीक है जी। 60 में का उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्या नहीं है, दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वरों में 7 आते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आपका औ। देखिए मूल दीर्घ स्वरों की बात करी है तो मूल दीर्घ स्वर जो है आपका ये वाला नहीं है, क्योंकि इसे बोला जाता है संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। संधि स्वरों की बात कर ले तो संख्या होती है 4। एक तो होता है ए, एक होता है आई, एक होता है ओ और एक होता है औ। ये 4 होते हैं। इनका अगर बात कर ले, इनकी संधि की बात कर ले कि किन संधि शब्दों से बने हैं ये, तो देख लीजिए ए प्लस ई, ए प्लस ए प्लस उ, ए प्लस ओ। तो याद रखना ये संधि स्वर है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्या नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर तो एक ये है, एक ये है, एक ये है,
ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं। मात्रा के आधार पर यही थे, 3 थे। कितने थे, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, आपके प्लुत स्वर, तो उत्तर हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा, 3 उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे कि ई च छ ज झ ण्य का उच्चारण किस से होता है। तो याद रखना, इनका जो उच्चारण होता है तो वो होता है आपके तालु से। किससे होता है, तालु से। आपको पता है कि च वर्ग तालु होता है, तो ई और ई भी क्या होते हैं, तालुवे होते हैं। उसके बाद मुर्दा शुरू हो जाता है। अब देखिए कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ का मतलब बड़ा, ये क्या है, लघु स्वर है। ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, तो ये क्या हो गया, लघु स्वर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ई, छोटी ई लघु स्वर में आएगी। 60 नंबर प्रश्न, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य का मतलब जो काकल से बोला जाता है, इसकी चर्चा कर चुके हैं, और वो कौन सा है वर्ण। अगर काकल ऑप्शन में न मिले तो क्या करोगे, कंठ। क्या करोगे, कंठ। कंठ भी न मिले तो क्या करोगे, स्वर यंत्र। क्या करोगे, स्वर यंत्र। ठीक है जी। 61 नंबर प्रश्न की य का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो याद रखना, य का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो य का उच्चारण स्थान है तालु। य का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु है। य और श, तलव श, ठीक है ना, ये दो ऐसे हैं, तालु से होता है। च वर्ग पूरा का पूरा। रे का विवरण दीजिए। ये वत्सर्य है, बिल्कुल है, चारों में ही है। ठीक है जी। ये लुंठित वर्ण है, बिल्कुल है। ये पार्श्विक नहीं है, क्योंकि पार्श्विक तो लय वर्ण को बोला जाता है। संघर्षी है, नहीं है, क्योंकि शैव श श स है को बोला जाता है। स्पर्शी है, ना जी। तो उत्तर हो जाएगा, ये वत्सर्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये वाला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। देखिए, अंतस्थ वर्णों की संख्या जो रहती है वो रहती है 4, और ऊष्मीय वर्णों की संख्या रहती है 4। तो उत्तर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार नहीं, संवृत्त, अनुनासिक है, निर्नुनासिक। तो उत्तर हो जाएगा निर्नुनासिक। क्या कहलाता है वो, संवृत्त नहीं होता। तो याद रखना निर्नुनासिक, यानी कि जिसमें नाक का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्धविवृत स्वर कौन से हैं, तो याद रखना विवृत जो था वो कौन सा था, विवृत स्वर कौन सा था, आ था। तो अर्धविवृत ए था। ए कई ऑप्शन में है क्या, तो अर्धविवृत में एक तो आता है ए आता है, एक आता है आपका आई आता है, एक आता है औ। तो ये दोनों ही आते हैं। तो ऐसे ऑप्शन कहीं है क्या, ये रहा। तो उत्तर हो जाएगा आई। बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझाया गया, ट्रिक के माध्यम से, समझाने के माध्यम से सारी चीजें बहुत आसानी से समझाएगी। आप वो 500 क्लास पाइए। वह व्यंजन है, वह व्यंजन है, ऊष्मीय व्यंजन है, नहीं है। अंतस्थ है, बिल्कुल है साहब, क्योंकि अंतस्थ के अंदर ये रे ले और आपका वह आता है। महाप्राण नहीं है, अघोष नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कै से लेकर मैं तक, ठीक है जी। और वो कंठ्य भी होना चाहिए। ये कंठ्य वर्ण भी है, कंठ्य भी है, कंठ्य भी है, कंठ्य भी है, स्पर्शी भी है, स्पर्शी भी है, स्पर्शी भी है, स्पर्शी भी है। यहां तक तो ठीक है। दो कंडीशन, दो कंडीशन, दो कंडीशन, दो कंडीशन सही पार कर गए। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा आ गया गलत, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है जी। प्रत्येक, ये चौथा आ गया, ये गलत हो गया। मतलब ऑप्शन ये कट गया और ऑप्शन ये कट गया आपका। कै और घ रह गए आप। अब देख लीजिए, अघोष और महाप्राण, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये दूसरा हो गया। कौन सा हो गया, ये दूसरा हो गया। और ये हो गया पहला, ना तो दूसरा है ना चौथा है। तो इसका मतलब ये भी कट गया। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, ख। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ख। तो ऑप्शन को काट के करना सीखो भाई। ऑप्शन को, ऐसे प्रश्न आएंगे, 1 मिनट का खेल होता है, ऑप्शन काटो, प्रश्न हुआ। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन अपने कर चुके हैं, लय वर्ण है।
पार्श्विक का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी ये जीभ है, जीभ के साइड से अगर प्राण वायु बाहर निकल रही है तो वो क्या कहलाता है, पार्श्विक भाग कहलाते हैं, साइड वाले एरियाज कहलाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा लय। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कौन सा है कंठ तालव्य? हमने बात की थी कि ए वर्ण जो है वो क्या रहता है, कंठ। ए वर्ण जो है वो क्या रहता है, कंठ। कौन सा रहता है, कंठ वाला रहता है। और आपको पता है कि ए वर्ण और आपका आ वर्ण, या मैं बोलूं आ स्वर, ये कंठ है। ई और आपका दीर्घ ई, ये आपका तालु है। और आपको पता है ए प्लस ई से बनता है, वो बनता है ए या फिर आई। क्या बनता है, ए या फिर आई बनता है। ये कंठ से बोला गया और ये तालु से बोला गया, इसी कारण ये बन गया कंठ तालव्य। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए या फिर आई, जहां पर ऑप्शन में है वो कर दोगे तो उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का कार्य करता है? नहीं करता। चंद्र बिंदु का कार्य करता है? नहीं करता। पंचम वर्ण का कार्य करता है। मैंने बताया ना, पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया संकल्प, इसको अन्य रूप में लिखा जाए तो कैसा लिखा जाएगा, स्वर रहित करके संकल्प। क्या लिखेंगे, संकल्प। यानी कि आपका कै वर्ग का पांचवां अक्षर लगा दिया तो पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बच्चे को पता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 और संस्कृत में है 13। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी 3 के समान आकृति होती है, ए को छोड़कर। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कहां है, ये लो, आ। कौन सा है, आ। इनके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं अपने थ्योरी वाली क्लास में, और इसमें भी काफी चर्चा कर चुके हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान देख लीजिए। ओ कैसे बनता है भाई, ओ बनता है ए प्लस ऊ से। और आपको पता है ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। दोनों को मिलाया तो बना क्या, कंठोष्ठ। तो उत्तर हो गया डी। कौन सा हो गया, उत्तर डी। कंठ और ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। इसकी चर्चा कर चुके हैं कैसे बने। कै, ख, ग, ज, फ, ये क्या सारे के सारी विदेशी ध्वनियां हैं। और कैसे पहचाना मैं, क्योंकि इनके इस तरफ, खड़ी पाई के इस तरफ क्या लगा हुआ है, नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। तो ये क्या हो गए, नुक्ता चिन्ह विदेशी ध्वनियों के लगते हैं। विदेशी ध्वनियां भी कौन सी, अरबी फारसी वाली। तो इसका उत्तर है कहीं अरबी फारसी दिया हुआ, तो उत्तर हो जाएगा अरबी फारसी। आपको बता दूं कि विदेशी ध्वनियों का 5 तरीके से, 5 का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो विदेशी व्यंजन है अपने यहां पर प्रयोग जो किए जाते हैं, वो किए जाते हैं कितने, 3। उनमें से एक तो आपका है ख, एक है ज, और एक है आपका फ। तो ये 3 याद रखना। एक है स्वर, जिसे हम कहते हैं अस्वर, इसे आगत स्वर कहते हैं, मेहमान स्वर बोलते हैं, इंग्लिश का है ये। तो अरबी फारसी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? इसने पूछा मूलतः, सीधा सीधा पूछे कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44। तो याद रखना हिंदी में 2 है कि मूल वर्ण पूछे, आपको पूछे हिंदी में वर्ण, आपको पूछ लिया जाए कुल वर्ण, आपको पूछ लिया जाए कुल वर्ण, आपको पूछ लिया जाए मानक वर्ण, तो अलग अलग उत्तर होंगे। तो कुल वर्णों की संख्या पूछ ले, देख लीजिए, मूल वर्णों की या वर्णों की संख्या पूछ ले तो उत्तर करना 44। कुल वर्णों की संख्या पूछे तो उत्तर करना 53। मानक वर्णों की संख्या पूछे तो उत्तर करना 57। तो उत्तर ये देख लीजिए अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो उत्तर पूछ रहा है मूल वर्णों की, तो उत्तर हो जाएगा 44।
क्या हो जाएगा 44 उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 22 अगस्त 2024 के अनुसार कितनी मानी गई है, तो उत्तर हो जाएगा 53। ये जो 53वां वर्ण जुड़ा है, 53वां, ये है आपका अड़, जो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये अवधि भाषा का है। किस भाषा का है, अवधि भाषा का है। किस भाषा का है, ये अवधि भाषा का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक वर्ण हैं, तो मानक वर्ण मैंने बता दिया 57 है। कितने हैं, 57 है, ठीक है। इनकी कैसे कैसे है, कितने हैं, ये सारी चर्चा अपने थ्योरी वाली क्लास में है, कौन से कितने किस में रखेंगे। महाप्राण ध्वनियां, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, महाप्राण ध्वनियां। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा क्या होता है, महाप्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां जो होती है, ये प्रश्न अपने रिपीट हुआ है एक, ये ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हमने ये लगाया था। अब अपने बढ़ते हैं आगे कि हिंदी शब्दकोश में अनुस्वार व विसर्ग के साथ आता है, हिंदी शब्दकोश में अनुस्वार व विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है, तो याद रखना ए वर्ण के साथ आता है। किसके साथ आता है, ए वर्ण के साथ आता है, ठीक है जी। निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालव्य है, किन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालव्य है, तो मैंने बताया कंठ से ए, ई बोला जाता है तालु से, तो ई ए प्लस ई से यही होते हैं, ए और आपका आई, ए और आपका आई आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आ गया आपका 77, ई ई उ किस प्रकार के स्वर हैं, देखिए ई ई उ किस प्रकार के स्वर हैं, तो आपको मैंने बताया था ये संवृत स्वर हैं। कैसे हैं संवृत, विवर्त आ होता है, अर्ध विवर्त ए होता है। आगे वाले 5 जो पढ़ते हैं अपने ए आ के बाद में, वो क्या कहलाते हैं, आपके संवृत स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, री वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा, री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, मुर्दा, इंपोर्टेंट है भाई। व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, गलत। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, आवश्यक नहीं है। तो याद रखना मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करने वाली जो होती है वो होती है व्याकरण। उत्तर सही है भाई साहब, थ्योरी से भी आ सकता है प्रश्न, प्रश्न किस प्रकार से भी बना सकता है, उस एग्जामिनर के हाथ नहीं पकड़ सकते अपने, अपने को तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। अब देखिए कि निम्नलिखित में से संयुक्त ध्वनि कौन सी है, संयुक्त अक्षरों की बात कर रहा है, क्षय त्रय गे श्रय, तो त्रय दिया हुआ है यहां पर ऑप्शन, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है, बच्चे को पता है देवनागरी लिपि की है हिंदी भाषा, ठीक है जी। 82 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा समय अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है, स्वर कौन सा कर्म अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है, तो याद रखना यह और वह को अर्ध स्वर बोला जाता है, अंतस्थ होते हैं ये, क्या होते हैं, अंतस्थ, यह और वह अर्ध स्वर की श्रेणी में। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है, कोई भी अक्षर बोलने के लिए जो बल दिया जाता है उस बल को क्या बोला जाता है, बलाघात बोला जाता है, बल का घात, बल धन आघात, बलाघात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो कुल 53, मानक 57, मूल वर्ण 44। देख लीजिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऋषव स्वर वाला है, ऋषु का मतलब छोटे स्वर, छोटा, एक मात्रिक, है ना, इसे बोलते हैं लघु स्वर, क्या बोलते हैं, लघु स्वर। तो याद रखना ए ई उ री, ये आ गया उत्तर, ये 4 ही तो होते हैं, क्या होते हैं,
4 ही तो होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसे ओष्टाकृति के आधार पर विभाजन में नहीं रखा जाता। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, देख लीजिए, इसने क्या कहा कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको ओष्टाकृति के आधार पर विभाजन में नहीं रखा जाता। मैंने खुद बनाया था, ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं आज तक, लेकिन मैंने खुद बनाया था। देख लीजिए, आपको पता है कि ओष्टाकृति के आधार पर उ बोलते हैं, दीर्घ उ बोलते हैं, ओ बोलते हैं और आपका औ बोलते हैं, यही होते हैं। साथ में कई किताबों में यह लिखा होता है कि इसको ओष्टाकृति में लिखो। देख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में जब ओष्टाकृति का विभाजन किया जाता है ना, तो इसको नहीं रखा जाता। हालांकि इसका उच्चारण तो ओष्ट से ही होता है, लेकिन इसको विभाजन में नहीं रखा जाता क्योंकि ये तो इंग्लिश का है। किसका है? इंग्लिश का है। तो याद रखना 86 का उत्तर हो जाएगा बी। वह स्वर बताइए जिसे संस्कृत के तत्सम ध्वनि के रूप में जाना जाता है वह हिंदी के 11 स्वरों में से एक है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना री ध्वनि है वो तत्सम है, ठीक है, तो री है। ळ वर्ण को दिसंबर 2024 में हिंदी साहित्य अकादमी ने मान्यता दे दी है और इस वर्ण को किस श्रेणी में रखा गया? श्रेणी का मतलब जैसे हमने पढ़े थे कि य र ल व अंतस्थ श श स है ये उष्मीय, उसी प्रकार ड़ और ढ़ ये होते हैं अपने ताड़न जात। उसी प्रकार अड़ जो है वो किस में आएगा? तो याद रखना इसे विशिष्ट वर्ण की श्रेणी में या विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, समझ लो, करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। तो 89 की बात करें, एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना विदेशी व्यंजन पूछे हैं इसने, कितने पूछे हैं? व्यंजन पूछे हैं तो 3 है। स्वर पूछे विदेशी तो कितना करना है? 1 है। इन दोनों की बात कर ले तो 4। विदेशी वर्ण कितने हैं? 4 हैं। विदेशी वर्ण कितने हैं? 4 हैं। निम्न में से अल्प तालव्य अल्प तालव्य यानी कि तालव्य तो हो लेकिन अल्प प्राण भी हो, साथ में क्या हो? अल्प प्राण। पहली बात तो जो तालव्य वर्ण होते हैं, अल्प प्राण जो होते हैं वो पहला, तीसरा और 5वां होता है। क्या पहला है? नहीं है। क्या तीसरा है? च छ ज, ठीक है साहब। और चौथा आ गया ये तो नहीं हो सकता। पहला आ गया लेकिन ये कंठ है, ये भी नहीं हो सकता। ये मुर्दा वाला आ गया तो उत्तर हो जाएगा ज, उत्तर हो जाएगा ज। पहला भी है अपना, तीसरा भी है और अल्पप्राण भी है यानी कि तीसरा नंबर का, और तालव्य भी है ये। अब देख लेते हैं 91 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से स्वरों का क्रम जिसमें सभी संधि स्वर दिए गए हैं? संधि स्वर मैंने बताया आपको 4 थे, ए, आई, ओ और आपका औ थे। तो ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है ए, आई, ओ, औ, तो उत्तर हो जाएगा आपका स। कौन सा हो जाएगा? स। आगे क्वेश्चन जो दिया गया 92 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजनों के उच्चारण में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सकार, कार, लकार, सम। तो याद रखना सकार नहीं, कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने ककार, खक्कार, गक्कार, गक्कार, यकार, चक्कार, छक्कार, जकार, झकार, यकार, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपने क्या लेते हैं? कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आज तक मैंने देखा नहीं लेकिन आ सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, है वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। कोमल तालु है क्या? नहीं है। काकल आपको बार बार बताया है कि है वर्ण को काकल के अंदर रखोगे। ये क्या है? काकल्य है। वह जो है वो कौन सा है बताइए? दंतोष्ट्य। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जिसका उच्चारण स्थान के आधार पर वध से माना गया है? क्या माना गया है? वध से माना गया है। तो याद रखना न, ल, स, ये 3 ऐसे वर्ण है। आपको पता है कि तय वर्ग, ल वर्ण
और स वर्ण, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके दंत्य। ये क्या रहते हैं अपने? दंत्य रहते हैं। तय वर्ग होता है, दंत्य होता है, लय जो होता है वो भी दंत्य होता है, सह जो होता है वो भी दंत्य होता है। लेकिन आप जब भी तय ऐसे बोला, तय लय सय, तो देखना जब आपको दंत्य ऑप्शन में ना मिले इन तीनों के लिए तो आप वत्स्य करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि तालु और अपने जो दांत होते हैं इनके मध्य जो उठा हुआ भाग है वो वत्स्य कहलाता है। वहां पे अपनी जीभ का क्या रहता है? स्पर्श इन तीनों को बोलने में, इसलिए उत्तर माना गया ये एक भर्ती के अंदर। तो आपको ऑप्शन में अगर दंत्य न मिले स का भी, तो आप क्या करोगे? वत्स्य करोगे। न वर्ण, लय वर्ण और सवर्ण, नल्स याद रखना, वत्स्य नल्स, वत्स्य नल्स, तो याद रखना ये न लय से। आगे बढ़ते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन की बात कर ले तो वे व्यंजन होते हैं, वे व्यंजन होते हैं जो 101 से 25 तक, क च प द, तो उत्तर हो जाएगा आपका स नंबर। कौन सा हो जाएगा? स नंबर। आगे बढ़ते हैं कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि का क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए तो वो कहलाता है युग्मक। युग्मक का मतलब होता है जोड़ा। क्या कहलाता है? युग्मक, जोड़ा। तो याद रखना जब एक ही ध्वनि का क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए, दो बार आना हो जाए, जैसे आपका क्या क घ, तो उस प्रकार ये अलग हो जाएगा। युग्मक कहलाते हैं ऐसे। क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 97, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो याद रखना केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। अ घोष, स घोष, अल्प प्राण, महाप्राण क्या कहलाते हैं? तो याद रखना वो कहलाते हैं अघोष। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अल्प प्राण में प्राणवायु थोड़ी बहुत लगती है, सघोष में महाप्राण में पूरी वायु लगती है, और सघोष में कंपन होता है। अघोष साइलेंट होता है बिल्कुल, जिसके अंदर सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है और कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 98, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो पंचम वर्ण का कार्य करता है। और 99 नंबर प्रश्न, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बना सकते हैं? तो खड़ी पाई को हटाकर, जैसे आपने क्या कर लिया कि ख लिखा और आपने बाद में क्या लिख दिया कि ज लिख दिया, तो आपने कहा कि ये स्वर रहित था, इसको क्या संयुक्त रूप में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? खज, इसकी खड़ी पाई हटा दोगे ना, तो उसी प्रकार खड़ी पाई हटाकर क्या संयुक्त रूप लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे कि वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को। तो याद रखना वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। तो ये अपना आज के जो 100 प्रश्न है यही समापन होता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि किस प्रकार से ये आपको प्रश्नोत्तरी लगी, और 100 प्रश्नों के अंदर अपने जितना भी हो सकता है कवर करने का हमने प्रयास किया है। 5 वीडियो वो, 1 वीडियो ये, इसके अंदर पूरा का पूरा वर्ण विचार, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता को छू सकते हो। किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आपके सामने दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाई और बहनों को भेजें, और लाइक करें, कमेंट करें। कोई गलती हुई है या फिर कोई और परिवर्तन करना है, कोई इनोवेशन करना, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।